नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित की एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस यानी 1 से लेके 7 तक सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हमें पहला क्वेश्चन करना है, उसमें हम देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सिंपल है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज का सॉल्व हमको करना है, इसलिए सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो इसमें हमें इन संख्याओं के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो जैसे हमने 140 के किए हैं, तो इसको देखें। 140 के अभाज्य गुणनखंड मतलब हमको 140 के हम ऐसे भी कर सकते थे कि 140 को 4 से काटते तो कितना होता, 4 तिया 12, 13 14, 2 बचे, 4 पंचे 20, इस प्रकार से कट जाता। पर ये अभाज्य नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमको अभाज्य गुणनखंड यानी जो भी हमने फैक्टर किए हैं वो स्वयं कट नहीं सकते, प्राइम है वो सारे के सारे। इसलिए हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते। तो हमने 140 को 2 से काटा तो 2 सत्ते 14, फिर ये 0 की 0, फिर 2 से काटा 35, फिर 5 सत्ते 35। इस प्रकार से हमने 140 को 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 इस प्रकार से हमने लिख दिया। 2 दो बार आया है, इसलिए उसको पावर के रूप में, घात के रूप में लिख दिया। 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार से ये फर्स्ट आसानी से सॉल्व हो सकता है। सेकंड देखें, 156 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, ये 15 था, 1 बचा तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से 2 से फिर से किया, 2 तिया 6 यानी ये 7 है तो 1 बचा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 2 नाम 18, फिर 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 13 से। जितने भी हम जिससे भी काट रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य यानी प्राइम है। तो हम 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार से ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसके तीसरे वाले को देखें, इसमें हमको 3825 इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हमने सबसे पहले इसके अंकों का टोटल करके देखा। पहले हम इसको 5 से काटने वाले थे, पर हमने देखा कि इसको अपन क्रम से काटते हैं। तो क्रम से यानी ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसका जो इकाई का स्थान है वो 0 या 2 से विभाज्य वाला नहीं है, यानी सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से तो भाज्य नहीं है। अब अपन 3 से देखते हैं, तो इनका टोटल, इनके जो अंकों का टोटल यदि 3 से कट जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये संख्या 3 से कट जाती है। तो हमने देखा 5 और 2 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 3 18, तो 18 3 से कट जाता है। इसका मतलब है जी पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 8 था तो 2 बचे, 2 इसमें लगा दिया। 3 सत्ते 21, 1 बचा, 1 यहाँ पर लगा दिया 15, 3 पंजे 15। इस प्रकार इनके अंकों का टोटल फिर से देखते हैं, तो 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। इनका अंकों का टोटल फिर से 3 से कट गया, तो हमने फिर से 3 से काटा तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये 7 था तो 1 बचा, 1 इधर आ गया 15, तो 3 पंजे 15। अब इनके अंकों का टोटल फिर से करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 से नहीं कटता। इसका मतलब है अब ये 3 से नहीं कटेगा। तो चूंकि इकाई का स्थान 5 है तो अब ये 5 से कट जाएगा। 5 से तो पहले भी कट रहा था, पर हम 5 से और पहले यानी लाइन से काटना चाह रहे थे, तो पहले हमने 3 से काटा। अब ये 3 से नहीं कट रहा, इसलिए हम इसको 5 से काटेंगे। तो 5 अट्ठे 40, 42 है जी, तो 2 बचा, 2 इधर लगा दिया तो 2 25 हो जाएगा। 5 पंजे 25। इस प्रकार से 5 से फिर से किया तो 17 पंजे 85 और ये 17 एकम 17, यानी हम इसको आसानी से इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो 3825 को हमने इसके फैक्टर के रूप में लिखा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, और इसको हमने घात के रूप में लिख दिया। तो 3 की घात 2 आ जाएगा, 5 की घात 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है इसी का, पहले का चौथा। इसमें 5005 है, तो इसको हम
5 से काटें, क्योंकि 5 से पहले तो ये कट नहीं रहा, 2 से नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इनके अंकों का टोटल 5 और 5 10 है, 10 3 से नहीं कटता, तो ये 2 3 से नहीं कट रहा, इसलिए इसको अपन 2 3 4 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि जब 4 से कटता तो 2 से तो पहले भी कट जाता, तो इसलिए इसको हमने 5 से काट रहे हैं। तो 5 एकम 5 और ये 2 0 की 2 0, 5 एकम 5। फिर अब ये 5 से नहीं कटेगा, तो 6 के बाद अब आगे बढ़ते जाएंगे, तो 6 से भी यदि कट जाता तो 3 से और 2 से भी कट जाता, क्योंकि 2 3 6 से हो जाता, 6 भाज्य नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हुए 7 से चेक करेंगे। तो 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, 28 और 2 इसमें लगा देंगे तो 21 हो जाएगा, 7 3 21। इस प्रकार से अब ये 7 से नहीं कटेगा, तो इसको हमने और आगे बढ़ते हुए इसको 11 से काटा, 11 एकम 11 और 3 बचे, 11 3 33। इसका फिर हम 13 से इसको काट दिया, 13 एकम 13। तो इसके जो फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 13 गुणा 11 गुणा, इसके जो अभाज्य फैक्टर हैं अभाज्य गुणनखंड वो कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसके फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। इसका 5वां कितना है, 7429। 7429 के फैक्टर करेंगे तो वही 17 बार जाएगा, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। पहले ये 2 से नहीं कटता, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ऐसे करते हुए आपको चेक करना पड़ेगा। तो विभाज्यता के नियम का एक वीडियो हम बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा अपन देखेंगे कि 7 से 8 से 9 से कौन सी संख्या से अपन कैसे चेक करेंगे कि ये विभाजित होगी कि नहीं। इसमें हम 17 से इसको 17 से काटेंगे, 17 के से काटने के बाद में हमें प्राप्त होगा 437। फिर इसके बाद हम 19 से काटेंगे और 23 से काटेंगे, यानी 17 19 23 ये अभाज्य हैं, ये किसी से नहीं कटती, इसलिए इसके प्राइम फैक्टर 17 19 23 होंगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं प्राइम के रूप में आई हैं, तो यदि ये पेपर में आता है तो स्टूडेंट को सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का रिवाइज आप अच्छी तरह से करते रहें। तो 7429 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, 17 19 और 23, यानी अभाज्य गुणनखंड, तो इनके रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ये पेयर दिए हैं 26 91 510 92, ये पूर्णांकों का पेयर दिया है, युग्म दिया है, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। यानी इनका जो एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो इनका गुणा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कितना है, 26 और 91। तो 26 के हमने फैक्टर किए, 2 से काटा, 2 से 13 बार कट गया, 13 दूनी 26, फिर 13 एकम 13। ऐसे 91 किए तो 7, तो 13 7 91 और 13 एकम 13, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो 26 को हमने इसके प्राइम फैक्टर के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा 2 गुणा 13। ऐसे ही 91 को लिखा 7 गुणा 13। अब इसका एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ में क्या रहता है कि जो कॉमन रहता है उसमें सबसे कम पावर का फैक्टर, कॉमन क्या है 13, तो 13 में दोनों में एक एक पावर है। यदि एक में एक घात होती, एक में 2 होती, तो ये कॉमन था, लेकिन 13 की घात 1 सबसे छोटी है, छोटी पावर वाला लेते हैं। अब चूँकि दोनों में ही एक एक पावर है तो हम इसको ले लेंगे। एचसीएफ में कॉमन वाला लेते हैं, कॉमन में सबसे छोटी पावर वाला, तो दोनों सेम पावर के हैं तो ये 13 आ जाएगा। एलसीएम में लेते हैं जितने भी फैक्टर होंगे उनमें ज़्यादा पावर वाला, जितने भी फैक्टर होंगे। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हुए हैं, 2 13 और 7, 3 फैक्टर हुए हैं इन दोनों संख्याओं के। कौन कौन से, 2 13 और 7। तो इनमें सबसे ज़्यादा पावर के, तो सारे एक ही के हैं, 2 13 और 7 सब सिंगल पावर के हैं। तो 2 13 और 7 इन तीनों को हम ले लेंगे और इनका गुणा कर देंगे तो 182 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये एचसीएफ हमको 13 यानी 13 प्राप्त हो गया, एलसीएम हमको 182 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें इसकी जांच करना है। जांच में क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। हमारी वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 और 91। 26 और 91 का गुणनफल होगा हमारा 23 66।
और HCF और LCM का गुणनफल 13 और 182 आए थे हमारे, उनका गुणनफल अभी 2366 है। तो समीकरण 1 और 2, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 2। तो उन दोनों समीकरणों से क्या स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उतना ही आया जितना उन संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल आया। इस प्रकार से ये हमारी जांच हो जाती है। इसका सेकंड वाला देखें, 510 और 92। 510 और 92 के, तो 510 के ऐसे हमने इसके फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, और 92 की भी हमने गुणनखंड कर लिए, और इनको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 510 को हमने कितना लिखा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 जी लिख दिया। 92 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 23, तो 2 गुणा 2 गुणा 23 में हम उसको घात के रूप में लिख देंगे, 2 की घात 2 गुणा 23। अब इसका HCF देखेंगे, HCF किसका, 510 और 92 का। तो HCF में क्या होता है, कॉमन में सबसे कम पावर वाला। तो कॉमन में कौन कौन सी हैं इन दोनों में, 2 वाले, 2 जो प्राइम फैक्टर है वो दोनों में कॉमन है, पर सबसे कम वाला कौन सा है, 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 यानी 2 इसमें HCF में आ जाएगा। LCM में क्या होता है, जितने भी हम प्राइम फैक्टर यानी जितने भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावर की। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी हुई थी, 2, 3, 5, 17 और 23, दोनों संख्या मिला के कितने अभाज्य, 2 तो दोनों में है, तो अभाज्य गुणनखंड हमको अभाज्य गुणनखंड देखना है। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 17 और 23, क्योंकि 2 तो अपन पहले ही कह चुके ना। तो 2, 3, 5, 17 और 23, तो 2 में सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, जे वाली, तो आप 2 की घात 2 ले लेंगे। फिर 3 सिंगल पावर का ले लेंगे, 5 सिंगल पावर का ले लेंगे, 17 सिंगल पावर का ले लेंगे, और 23 सिंगल पावर का ले लेंगे। यदि इनमें कोई ज़्यादा पावर का एक आध होता तो हम इसको ना लेके उसको लेते फिर। तो इस प्रकार इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की घात 2 4 हो गया, 5 तिया 15, और 17 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 391, इन सब का गुणा करेंगे तो 23460 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जांच करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी हमारी, 510 और 92। तो 510 और 92 का गुणा करेंगे तो आएगा 46920, और HCF और LCM इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये HCF है और ये LCM है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी उतना ही प्राप्त होगा। इस प्रकार ये हमारी जांच सही हो जाती है। इसी प्रकार सेकंड का जो थर्ड है उसमें हमें क्या करना है, 336 और 54, इन दोनों के LCM और HCF ज्ञात करना है और जांच करना है। तो 336 के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए और 54 के भी हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। फिर इनको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 336 को हम गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और इसको घात के रूप में लिख देंगे तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। ऐसे ही 54 को लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसको घात के रूप में लिख देंगे तो 2 गुणा 3 की घात 3। अब इसका HCF निकालेंगे, किस किस का, 336 का और 54 का। तो 336 और 54 का HCF में क्या है, कॉमन वाले फैक्टर में सबसे कम पावर। तो कॉमन दिखते हैं कौन से हैं, ये 2 वाला कॉमन है और 3 वाला कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और इसके अभाज्य गुणनखंड 3, तो 2 और 3 दोनों कॉमन है। तो 2 में सबसे कम वाला है जे वाला, तो 2 जी ले लिया, और 3 में सबसे कम वाला है जे वाला, तो जी ले लिया, यानी 2 3 6 इसका HCF आ गया। अब LCM में क्या करते हैं, जितने भी इसके प्राइम फैक्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावर वाला। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए थे, 2 3 और 7, और इसके 2 3, यानी टोटल अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए, 2 3 और 7। 2 3 तो दोनों में है, यानी 3 हुए इसके दोनों के, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड केवल 3 हुए। कौन कौन से, 2 3 और 7। तो 2 में सबसे ज़्यादा पावर का कौन सा है, 4, तो लिख दिया 2 की घात 4। 3 में सबसे ज़्यादा पावर का कौन सा है, 3 की घात 3, तो लिख दिया 3 की घात 3, और 1 ये 7 आ गया। तो इस प्रकार इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की घात 4 को कितना हो जाएगा, ये 16, 3 की घात 3 27 हो जाएगा, ये 7, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3024। अब हमको जांच करना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, 336 और 54। तो 336 और 54 का हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18144, और HCF और LCM इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और
लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। ये इसका हमारा इसका जो 6 आया था HCF, तो 6 और 3024, इन दोनों का, जी हमारा 3024 इसका LCM आया, LCM। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई वो भी हमारा 18,144, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा आ जाएगा 18,144। समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर प्राप्त होते हैं, तो इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। हम इन क्वेश्चनों को पहले करके फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और यदि हम साथ साथ में लिखते जाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता। और ये कॉमन चीज़ है, इनके फैक्टर आप आसानी से कर सकते हो, तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटे वीडियो से कम चल जाएगा और सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी वही हमको गुणनखंड विधि करना है, प्राइम फैक्टर से अभाज्य गुणनखंड करके उसके द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। इससे पहले 2 संख्याएं थीं और अब हमें 3 संख्याएं मिल रही हैं। तो इससे पहले हमने 2 संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात किया था, अब हम इनमें 3 संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहला है 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 के हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड। 12 का बिल्कुल आसानी से देखो हो सकता है, 2 छिंग 12, फिर 2 तिये 6, 3 एकम 3, ऐसे ही 15 का 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर 21 का 3 सत्ते 21 और 3 7 एकम 7। इस प्रकार से हमने इनको इसके फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए और इनको गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 12 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसको घात के रूप में लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 3, 15 को 3 गुणा 5 और 21 को 3 गुणा 7। अब हमको इन तीनों का HCF चाहिए, तो कॉमन में सबसे कम पावर, तो कॉमन तो 3 है और सबसे कम तो पावर तीनों में एक ही है, तो ये 3 ही आ गया। और LCM में क्या होता है, जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं सारे प्राइम फैक्टर में सबसे ज़्यादा पावर वाली। तो इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5 और 7। सब मिला के सारी संख्याओं के प्राइम फैक्टर कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5 और 7। तो 2 में सबसे ज़्यादा पावर 2 की घात 2, ये 2 की घात 2 हो गया। 3 में तो सब में एक ही है, तो 3 हो गया। और 5 और 7 ये सारे हमने लेके गुणा कर दिया, तो 420 हमें इसका LCM प्राप्त हो गया। इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का भी हमें HCF और LCM निकालना है। तो 17 के तो फैक्टर होते नहीं हैं, उसको खुद ही लिख दिया 17 गुणा 1। 23 के भी नहीं होते, 23 गुणा 1, ना 29 के होते, 29 गुणा 1। अब इसका HCF करेंगे तो कॉमन में, तो कॉमन तो इसका 1 है और जेई पावर सबसे कम है इसमें, तो HCF आएगा किसका, 17, 23 और 29 का, कितना 1, क्योंकि वो इसका कॉमन है। और LCM कितना आएगा, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सब की ज़्यादा पावर वाले। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन सी हैं, 17, 23, 29 और 1 तो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने 17, 23 और 29 3 लिख लिए और तीनों का मल्टीप्लाई इसका LCM आ गया। तीसरा है, इसमें 8, 9 और 25 3 संख्याएं दी हैं, तो 8 के हमने इसके गुणनखंड कर लिए और 9 के भी हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए और 25 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए और इनको गुणा के रूप में लिख दिया। 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 और फिर इसको घात में लिख देंगे 2 की घात 3 गुणा 1। ऐसे ही 9 को 3 गुणा 3 गुणा 1 और इसमें पावर के रूप में लिख देंगे 3 की घात 2 गुणा 1। ऐसे ही 25 को लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 1 और उसको घात के रूप में लिख देंगे। अब हमको इसका HCF चाहिए, अब हमको इनका HCF चाहिए, किन किन का, 8, 9 और 25 का। तो हमने देखा इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक, इसका जो एक कॉमन है, वैसे तो कुछ कॉमन नहीं था, जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो एक तो सभी का फैक्टर मानते हैं क्योंकि एक का मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कॉमन आ गया 1, तो इसका HCF आ गया 1। LCM क्या है, जितने भी फैक्टर हुए उनमें सबसे ज़्यादा पावर वाले। तो अब यही सिंगल वाले फैक्टर हुए, इसके 2 हुआ, इसका 3 हुआ, इसका 5,
तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, जो तीनों के तीनों ले लेंगे, यानी 8, 9 और 25 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 इसका एलसीएम हमें मिल जाएगा। चौथे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दिया है इन दो संख्याओं का एचसीएफ 9, तो हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणनफल के बराबर होता है, तो इसका वही हल है कि दिया है यहाँ दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657, और इनका एचसीएफ यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 9। हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तब इसमें हम वैल्यू लिखेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुणा 657, फिर बराबर एचसीएफ कितना था, 9 गुणा एलसीएम किनका, उन्हीं दोनों संख्याओं का। अब हमें जो एलसीएम की वैल्यू चाहिए, तो एलसीएम 306 और 657 का कितना होगा, इस जो 9 को हम बटे में भेज देंगे, तो ये बटे में आ जाएगा और ये कट जाएगा 34 बार, और इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा कितना, 22,338। ये आपका एलसीएम हो जाएगा इन्हीं दो संख्याओं का। पांचवें क्वेश्चन में हमें जांच करना है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी n की कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखें और उससे जो संख्या प्राप्त होगी उसको सॉल्व करें तो वो शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या, यानी हमें ऐसा कोई n का मान मिल सकता है कि उस n का मान जहाँ पर लिख के इससे जो संख्या प्राप्त होगी वो शून्य पर समाप्त हो जाए। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी हमने एक वीडियो बनाया था इसके एग्जाम्पल में, उसमें 4 की पावर n वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर ये आधारित है कि यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी, तो यदि इसका मान शून्य पर समाप्त होगा तब यह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। जी बिल्कुल सही बात है कि यदि ये शून्य पर समाप्त होती है 6 की पावर n, यानी n का कोई भी मान जहाँ पर लिखें और हमें ऐसा मान प्राप्त हो जाए कि इसको सॉल्व करें, तो यदि वो शून्य पर समाप्त होती है तो वो 5 से ज़रूर कट जाएगी। इसका मतलब है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यदि इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे इस संख्या के, तो उसमें अभाज्य गुणनखंड 5 आएंगे, क्योंकि यदि वो 5 से कटती है, शून्य पर समाप्त होने के लिए 5 से कटेगी, और 5 से कटेगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का अंक आएगा, परंतु यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n के यदि हम फैक्टर करें तो 6 का आएगा 2 गुणा 3, और जो n है तो n 2 की घात 3 और 3 की घात 3, यानी n का मान कुछ भी क्यों ना हो, इसके फैक्टर केवल 2 और 3 होंगे। हाँ वो रिपीट हो सकते हैं, जैसे n का मान 10 है तो 2 10 बार आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 3 भी आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार पर आएंगे तो 2 और 3, मतलब इसके केवल अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ही हैं। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 अभाज्य संख्याएं 2 और 3 ही आ रही हैं। इससे स्पष्ट है कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं हो सकती जिसके लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए था, लेकिन 5 नहीं आ रहा, केवल 2 और 3 ही आ रहे हैं। तो बस हमें इससे पता चल गया कि ऐसी कोई संख्या n नहीं हो सकती जिसके लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो। छठवें क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये दो तरीके के संख्याएं दी हैं, इस फॉर्म में दी हैं, एक इस फॉर्म में दी हैं, और व्याख्या करना है कि क्या ये भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। यानी व्याख्या कीजिए कि इतने और इतने भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर, कटने वाली संख्याएं भाज्य यानी डिविजिबल नंबर हैं, क्यों हैं, ये हमें बताना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है पहला वाला हम देखते हैं। इनमें हमने देखा कि 13 इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसमें 13 कॉमन लिया तो क्या बचा, 7 और गुणा 11 प्लस 1, तो 7 गुणा 11 प्लस 1। अब हमने देखा कि 11 और 7 का 77 हो गया और 1 78, तो ये 78 हो जाएगा। अब हमने 78 के खंड किए, क्योंकि 13 के तो प्राइम फैक्टर हैं ही, 13 तो कटता ही नहीं है।
अब ये 78 के खंड करना है, तो 78 के खंड किए तो 2 से काटा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 9 18 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13, यानी 2 3 और 13 आ गए 78 के। तो 78 के कितने आ गए? 2 3 और 13। इस प्रकार से 2 3 और 13 की घात 2, ये इस प्रकार से हमारे ये किसके आ गए? गुणनखंड किसके? इसी संख्या के। उसी को तो सॉल्व किया, वही संख्या तो इसके बराबर आ गई। और ये पूरी संख्या जो सॉल्व है वो हमारी आई 1014, यानी 1014 जो संख्या है, तो ये एक ऐसी संख्या है जो इसके बराबर है। और ये संख्या कैसी है? भाज्य, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसका मतलब है कि ये संख्या किस किस से कट रही है? 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है। तो जिस संख्या भाज्य है, इसका मतलब है कि ये भी क्या है? भाज्य। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप इसको लिख लेना कि जो 1014 है वो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी गई है। अतः दी गई संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 भी एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसका जो सेकंड वाला दिया था वो इस फॉर्म में दिया है। इसमें हमने देखा कि 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इधर 5 की कॉमन आ गया तो 1 बचा। अब इनमें हमने मल्टीप्लाई किया, 7 6 42 और 4 3 12 दूनी 24 और ये 1 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1008 आ गया और प्लस 1, यानी टोटल आ गया 1009। अब इसके फैक्टर होते नहीं है, ये खुद ही एक प्राइम है, तो ये 2 आ गए। 5 गुणा 1009, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5045, यानी एक ऐसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये किससे कट रही है? 5 से भी कट रही है और 109 से भी कट रही है, 1009 से भी कट रही है। तो यदि केवल 1009 आ जाता ये सॉल्व करके, तो हम कहते कि हाँ ये अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कट रही। मान लो यहाँ पर 1009 आ जाता, 5 नहीं आता, मतलब इस फॉर्म में नहीं आता, तो हम कहेंगे कि ये संख्या अभाज्य है। लेकिन अभी ये इस फॉर्म में आई है, इसके 2 प्राइम फैक्टर हैं, तो ये संख्या भाज्य हो गई। तो वही हमने लिखा है कि चूँकि 5045 एक भाज्य संख्या है, जिसके अभाज्य गुणनखंड 5 और 1009 है। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 7वां, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक सर्किल रास्ता बनाएं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही टाइम पे चलते हैं और एक ही जगह से चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमको बताना है। यानी ये मान लें आपका वृत्ताकार रास्ता है और यहाँ से दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से? सोनिया और रवि, ये दोनों यहाँ से चल रहे हैं और इसी दिशा में, एक दिशा में जा रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट लगती हैं एक चक्कर लगाने में और इसको लगती हैं 12 मिनट। और ये 12 मिनट में यहाँ से चल के यहाँ पे आएगा और ये 18 मिनट में आएगा। तो इसका मतलब है कि जब जिसके 18 मिनट होंगे तब तक ये और आगे निकल जाएगा ना, क्योंकि ये तो एक चक्कर 12 ही मिनट में लगा लेगा और इसको 18 मिनट लगेंगे। इसका मतलब है कि 6 मिनट जब ये एक चक्कर लगाएगा, कौन? सोनिया। जब सोनिया एक चक्कर लगाएगी उस समय इसके 6 मिनट ज़्यादा हो चुके होंगे, मतलब वो यहाँ पे आ गया होगा। क्यों? कि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो 6 मिनट में तो वो आधा पहुँच जाएगा ना। तो जब ये एक चक्कर लगाएगी उस समय वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको बताना है कि ऐसे जे जब और लगाएगी तो जो और स्पीड में, क्योंकि ये तो स्पीड में जा रहा है, ये 12 कम टाइम में लगा लेता है। तो हमको जो बताना है कि कितनी देर बाद दोनों फिर से मिल जाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो उन्हें एक साथ की थी, फिर जो टाइम अलग अलग हो गया तो ये टाइम अलग अलग है। एक चक्कर में कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर से दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे, पर इसके कुछ ज़्यादा चक्कर हो जाएंगे, इसके कुछ कम चक्कर रहेंगे, पर दोनों मिल जाएंगे आपस में। तो कितनी देर बाद मिलेंगे?
सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगते हैं बराबर 18 मिनट। इसी प्रकार रवि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगते हैं बराबर 12 मिनट। दोनों पुनः एक साथ मिलेंगे कब? LCM किसका? उन दोनों के टाइम का, 18 और 12, इन दोनों का जो LCM हैगा उस टाइम पर पुनः एक साथ मिलेंगे दोनों, यानी दोनों पुनः एक साथ मिलेंगे उन दोनों के जो LCM आएगा। तो अतः इनकी हम LCM निकालें। 2 से काटें 2 नम 18, 3 से काटें 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ऐसे हम 12 को करें, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी 18 का कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 गुणा 3 की घात 2, और 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 2 गुणा 3। LCM किसका? 18 का और 12 का। LCM में अपन ने क्या तरीका बताया था कि जो भी प्राइम फैक्टर हो उसमें ज़्यादा पावर वाले, प्राइम फैक्टर केवल 2 और 3 ही हुए दोनों के, 18 के भी 2 और 3 और 12 के भी 2 और 3, तो प्राइम फैक्टर केवल 2 ही हुए, 2 और 3, तो उसमें ज़्यादा पावर। 2 में सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है? ये वाली। और 3 में सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है? ये वाली, 3 की घात 2। 4 गुणा 9 यानी 36 मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे। तो हमें मालूम है कि 36 के मिनट के बाद कैसे मिलेंगे। एक बार अपन इसको प्रैक्टिकली बता दें कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट, और रवि को लगती हैं 12 मिनट। अब ये एक चक्कर कितने में लगाएगी? 18 मिनट में, और 2 चक्कर कितने में लगाएगी? 36 में, यानी 36 मिनट में इसके कितने चक्कर हो जाएंगे? 2, और इसके 3 चक्कर हो जाएंगे 36 मिनट में, क्योंकि एक में कितना? 12 मिनट, फिर 12 मिनट और यानी 24, फिर 12 और यानी 12 थी 36, तो इसके हो जाएंगे 3 चक्कर, यानी 3 चक्कर हो जाएंगे, इसके 2 चक्कर हो जाएंगे। यानी जब ये 2 चक्कर लगाएगी सोनिया उस समय इसके 3 चक्कर हो जाएंगे, पर दोनों यहीं पे मिल जाएंगे जिस जगह से वो दौड़ना स्टार्ट किए थे। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का वेरिफिकेशन हो जाता है और ये आपका आंसर हो जाता है। इसमें अपन लिख भी सकते हैं कि अतः दोनों पुनः 36 मिनट के बाद एक दूसरे को मिलेंगे।